मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप ही वहां पर हैं, अभी आप कहानी पे डूब जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना न भूले। धन्यवाद। यह नोवेल मेरे द्वारा एडिटेड और ट्रांसलेटेड है। इसका नाम इमॉर्टल मार्शल गॉड बदलकर अयान बनेगा सुप्रीम थंडर गॉड रखा हूँ। पार्ट 2। हालांकि क्योंकि थंडर के 9 परिवर्तन बहुत अधिक स्वर्ग विरोधी थे, स्वर्गीय बिजली मार्शल राजा स्वयं साधना करने में असफल रहे और शैतानी होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अयान सेन जब अगले पृष्ठ की विषय वस्तु को पलटे तो वे पूरी तरह दंग रह गए। लंबे समय के बाद अयान सेन को आखिरकार होश आया। थंडर के 9 परिवर्तन पुस्तक का ये दूसरा भाग वास्तव में थंडर के 9 परिवर्तनों का मंत्र है। अब जाकर अयान सेन को एहसास हुआ कि थंडर के 9 रूपांतरण कितने डरावने थे। ये तो बस एक साधना तकनीक थी जो दुनिया में नहीं आनी चाहिए थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वज्र के 9 रूपांतरणों की साधना के लिए कुल 9 प्रकार की दिव्य बिजली को अवशोषित करने की आवश्यकता थी। यदि वह वास्तव में वज्र के 9 परिवर्तनों का अभ्यास करने में सफल हो जाता तो उसके पास आकाश और पृथ्वी को भेदने, नदियों और समुद्रों को उलट देने और अपनी उंगली के एक झटके से दुनिया को नष्ट करने की शक्ति होती। दिव्य बिजली स्वर्ग और पृथ्वी से उत्पन्न एक प्रकार की भयंकर बिजली थी। संसार पर उतरने वाली प्रत्येक प्रकार की दिव्य बिजली निश्चित रूप से स्वर्ग और पृथ्वी पर तबाही मचाएगी। ये एक ऐसा अस्तित्व था जिसे मार्शल आर्ट विशेषज्ञ भी आसानी से छूने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। प्रत्येक प्रकार की दिव्य बिजली संसार में उतरने के बाद अपने पीछे एक बिजली स्रोत छोड़ जाती थी। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि साधना तकनीक के अंतिम पृष्ठ पर वास्तव में एक वज्र ताबीज था। पुस्तक में बताया गया था कि इस बिजली के ताबीज में वास्तव में सफेद ज्वाला धधकती बिजली का बिजली स्रोत निहित था, जिसे दिव्य बिजली रैंकिंग में 17वें स्थान पर रखा गया था। अयान सेन ने बिजली का ताबीज पकड़ लिया और अपने दिल में संघर्ष किया। यदि वह बदला लेना चाहता था तो उसे थंडर के 9 परिवर्तनों की खेती करनी थी, क्योंकि उसके क्षेत्र और दिव्या आहूजा के क्षेत्र के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। दिव्या आहूजा शायद पहले से ही दिव्य मार्शल क्षेत्र विशेषज्ञ हैं। हालांकि स्वर्गीय थंडर मार्शल किंग स्वयं भी थंडर के इन 9 परिवर्तनों को पूरा करने में असमर्थ थे। यदि वह स्वयं इसका अभ्यास करने चला जाता तो क्या उसका भी वही हश्र होता जो स्वर्गीय थंडर मार्शल राजा का हुआ था? काफी देर तक सोचने के बाद अयान सेन ने दांत पीसकर बिजली का ताबीज रख दिया। मार्शल किंग एक स्वर्गीय ग्रेड लाइटनिंग वेन है और मैं एक दिव्य ग्रेड लाइटनिंग वेन हूँ। यदि वह नहीं कर सकता तो शायद मैं कर सकता हूँ। इसके अलावा थंडर के 9 परिवर्तनों का अभ्यास करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता जियांटियन चरण से शुरू करना था, इसलिए उसके पास अभी भी इसके बारे में सोचने के लिए कुछ समय था। एकमात्र खेद ये था कि थंडर के 9 परिवर्तन केवल एक साधना तकनीक थी और इसमें कोई विशिष्ट मार्शल कौशल चालें शामिल नहीं थीं। जब अयान सेन ने विक्रम सेन को वह अंगूठी सौंपी तो विक्रम सेन दंग रह गए। यह एक इंटरमीडिएट स्टोरेज रिंग है। यह उस बेसिक स्टोरेज रिंग से भी बेहतर है जिसे मैंने स्वयं पहना था। अयान सेन मुस्कुराए और बोले, दादाजी, इसे खोलिए और देखिए कि अंदर क्या है। विक्रम सेन ने अपना भंडार खोला और उसमें से बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के और स्प्रिट जड़ी बूटी की गोलियां निकलीं। इस समय विक्रम सेन सचमुच अचंभित रह गए। थोड़ी देर बाद वह चिल्लाया, हे भगवान, मेरे सेन वंश की सहायता करो। अयान सेन ने जवाब दिया, दादाजी, मोहन और मैं मशरूम चुनने और खाने के लिए कुछ शिकार पकड़ने के लिए ब्लैक विंड माउंटेन जाते थे। हमें गलती से एक पत्थर का दरवाज़ा मिल गया। कल रात मुझे दादाजी मोहन की याद आई और मैं फिर वहां चला गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पत्थर का दरवाज़ा खोला जाएगा। मैंने अंदर की सारी चीज़ें बाहर निकाल लीं। विक्रम सेन की आंखें लाल हो गई। इनमें से प्रत्येक तकनीक सेन कबीले की तुलना में अधिक उन्नत थी। दादाजी, मुझे गुफा में कुछ ऐसा भी मिला है जो आपकी साधना के लिए लाभदायक हो सकता है। अयान सेन ने एक छोटी सी किताब निकाली जो लगभग 7 या 8 पेज मोटी थी। विक्रम सेन ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, यही स्वर्गीय युआन क्षेत्र की अड़चन को तोड़ने का रास्ता है। बेशक ये किताब अयान सेन ने स्वयं लिखी थी। बाधा को पार करने के लिए आवश्यक सभी जड़ी बूटियां और गोलियां उसके दादाजी के भंडारण रिंग में थीं। इस समय विक्रम सेन इतने उत्साहित थे कि उनकी बोलती बंद हो गई और उन्होंने काफी देर तक अयान सेन को नजरअंदाज किया। अयान सेन मुस्कुराए और फुसफुसाए, दादाजी, आपको धीरे धीरे स्वयं इसका अध्ययन करना चाहिए। पोते, कृपया चले जाओ। गुप्त कमरे से बाहर निकलते ही भोर हो चुकी थी। अयान सेन तुरंत मायापुरी शहर और सिटी लॉर्ड के भवन के लिए रवाना हो गए। जब अयान सेन सिटी लॉर्ड के भवन में पहुंचे तो पूरा भवन भोज और लालटेनों से भरा हुआ था। सभी नगरों के विभिन्न कुलों के लोग यहां उपस्थित थे। अयान सेन ने गहरी सांस ली और चिल्लाया, सेन वंश, अयान सेन, भोज में आओ। इस आवाज से हॉल में बैठे सभी मेहमान रुक गए और अयान सेन की ओर देखने लगे। ये तुम हो छोटे कमीने। तुरंत ही स्वागत कक्ष में भयंकर गाली गूंज उठी।
दुबे वंश के 3 बुजुर्ग पहले ही बाहर निकल आए थे। ये तीनों लोग मूल क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। वे तीनों मूल क्षेत्र के 7वें स्तर पर थे। उनमें से एक का नाम अनीश दुबे था। वह आकाश दुबे के दूर के चाचा थे। छोटे कमीने, यहाँ मरने आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अनीश दुबे के हाव भाव अच्छे नहीं थे। आसपास के मेहमान फुसफुसाए, देखो यह विक्रम सेन का पोता है ना? वह यहाँ क्यों है? सेन कबीला बहुत पहले ही बर्बाद हो चुका है। क्या झांझियोन का पोता खुद को अपमानित करने के लिए सिटी लॉर्ड के महल में नहीं आ रहा है? परेशान क्यों होना? इस बिगड़ैल को लगता होगा कि वह अभी भी कोई अमीर जवान मालिक है जो बेशर्मी से शादी की दावत में भाग ले रहा है। हर किसी के भाव अलग अलग थे। कुछ लोग ये तमाशा देख रहे थे, कुछ उपहास कर रहे थे, कुछ सहानुभूति रख रहे थे और कुछ दयावान थे। क्या? अयान सेन ने ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा। मैं अयान सेन नगर के स्वामी को उपहार देने आया हूं। क्या नगर प्रभु मेहमानों के साथ इसी तरह व्यवहार करते हैं? स्वागत कक्ष में एक लंबा और मजबूत व्यक्ति आया। नगर का स्वामी 2 मीटर से अधिक लंबा था। जैसे ही वह स्वागत कक्ष के प्रवेश द्वार पर खड़ा हुआ, उसने जबरदस्त दबाव डाला। इसके अलावा यह व्यक्ति स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 3रे स्तर पर था। उन्हें पूरे ब्लू स्टोन सिटी में नंबर 1 विशेषज्ञ कहा जा सकता है। अयान सेन, नगर के स्वामी का भाव थोड़ा जटिल था जब उन्होंने कहा, क्यों? क्या आप यहाँ आए थे? नगर के राजा, उसने आकाश को मार डाला। मैं उसे टुकड़ों में फाड़ देना चाहता हूँ। अनीश दुबे की आंखें गुस्से से जल उठीं। हालांकि अयान सेन ने अनीश दुबे की तरफ देखा तक नहीं, मानो अनीश दुबे कोई पागल कुत्ता हो जो अकेले भौंक रहा हो। नगर स्वामी, अयान सेन ने एक स्क्रॉल निकाला और उसे वहीं खोल दिया। ये स्याही और गोली की पेंटिंग है। वहां का दृश्य, उस पर मछलियां और कीड़े, सुंदर हरा जंगल, एक उत्कृष्ट कृति कहा जा सकता है। लोगों का अभिमानी और शिष्ट होना सामान्य बात थी, विशेषकर उन लोगों का जो नगर के राजा के भवन में आ सकते थे। वे सभी या तो अमीर थे या महंगे थे। सभी की दृष्टि बहुत अच्छी थी और तुरंत ही वहां हंगामा मच गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि विक्रम के पास अब भी इतनी अच्छी चीजें होंगी। नगर प्रभु ने पेंटिंग ले ली और उसके चेहरे पर थोड़ी नरमी आ गई। अयान सेन, आपके दादाजी और मैं अच्छे दोस्त हैं, अब छोड़ दें। मैं दुबे कबीले को रोकने में आपकी मदद कर सकता हूं, नगर प्रभु ने अयान सेन के कान में फुसफुसाया। अयान सेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अभी अपना काम पूरा नहीं किया है, इसलिए मुझे जाने की कोई जल्दी नहीं है। नगर के स्वामी, अनीश दुबे ने गुस्से में कहा, उसने मेरे भतीजे को मार डाला और वह बहुत घमंडी था। मुझे आज ही उसे मार डालना चाहिए। नगर के सरदार ने हाथ हिलाकर अनीश दुबे को टोका। उन्होंने अयान सेन पर भौहें चढ़ाईं और कहा, तुम इतने अज्ञानी बच्चे क्यों हो? तुमने बहुत बड़ी तबाही मचाई है, लेकिन तुम नहीं जानते कि आगे कैसे बढ़ना है या पीछे कैसे हटना है। अयान सेन को देखकर सभी मेहमानों ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये बच्चा बिगड़ गया है। क्या तुम ये भी नहीं बता सकते कि नगर प्रभु तुम्हारी सहायता कर रहे हैं? हालांकि अयान सेन के चेहरे का भाव थोड़ा कम हो गया और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, एक बड़ी आपदा, लॉर्ड सिटी लॉर्ड, मुझे आपसे पूछने दीजिए। बोलते हुए अयान सेन ने दुबे वंश की ओर इशारा करते हुए कहा, उनके दुबे वंश ने हमारे सेनमेनोर का विनाश किया है। सेनमेनोर को पशुधन की तरह फंसाने के लिए लाल अंगूठी का उपयोग करें। जो कोई भी लाल रेखा से बाहर कदम रखेगा, उसे बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। क्या उसके दुबे कबीले ने हमें धमकाया? आप और बाकी सभी लोग उदासीन भाव से देखते रहे। मेरे सेन कबीले ने दुबे कबीले के केवल एक व्यक्ति को मारा, फिर भी इसे बहुत बड़ी आपदा माना जाता है? ये अयान सेन के पूछने पर नगरपाल अवाक रह गया। उसका चेहरा शर्म से भर गया। आसपास के मेहमानों ने भी अपना मुंह बंद कर लिया। क्या आप यहाँ तर्क करने आए हैं? अचानक रिसेप्शन हॉल के अंदर से एक आवाज आई और उसके बाद एक व्यक्ति धीरे धीरे बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। इस व्यक्ति ने एक ढीला बर्फ सफेद लबादा पहना हुआ था। वह दुबे कबीले के वर्तमान प्रमुख, स्वर्गीय युआन क्षेत्र के पहले स्तर के विशेषज्ञ चेतन दुबे थे। चेतन दुबे ने अपने हाथ पीछे करके कृपालु भाव से कहा, मार्शल आर्ट की दुनिया मूलतः ऐसी ही है, तर्क काम नहीं करता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन मजबूत है। अयान सेन ने सिर हिलाया, सब कुछ ताकत पर निर्भर करता है ना? याद रखो तुमने क्या कहा था। अयान सेन ने अपना सिर घुमाकर नगर प्रभु की ओर देखा। मैं 2 दिन बाद मार्शल आर्ट्स टाउन चुनाव के लिए पंजीकरण कराऊंगा। क्या मैं इस अवधि के दौरान सुरक्षा प्राप्त कर सकूंगा? नगर प्रभु की आंखें चमक उठीं और उन्होंने कहा, यह सही है। लेकिन नगरपाल ने एक क्षण के लिए हिचकिचाते हुए कहा, पंजीकरण 2 दिन पहले ही समाप्त हो गया था, अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि। चेतन दुबे ने फिर बीच में टोकते हुए कहा, क्या वह मार्शल आर्ट नगर चुनाव में भाग नहीं लेना चाहता था? मैं उन्हें इसमें भाग लेने की सिफारिश करूंगा। लेकिन एक शर्त है। अयान सेन, क्या तुम इसे स्वीकार करने का साहस कर सकते हो?
अयान सेन जोर से हंसे, पैट्रियार्क वांग, बस कह दो। चेतन दुबे ने सिर हिलाया, आपने भाग लेने का अनुरोध करके पहले ही नगर चुनाव के नियमों का उल्लंघन कर दिया है। हालांकि जब तक आप जीवन और मृत्यु संधि पर हस्ताक्षर करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी सिफारिश करूंगा। जीवन और मृत्यु संधि। सभी लोग भड़क उठे। मार्शल टाउन के टूर्नामेंट में हत्या की अनुमति नहीं थी, लेकिन जीवन मरण की संधि अलग होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो अन्य लोग अयान सेन को मार सकते थे, लेकिन अयान सेन को नहीं। इस समय ब्लूस्टोन सिटी के अंतर्गत अन्य शहरों के कबीले भी ये तमाशा देख रहे थे, और वहां भी कुछ लोग थे जो हंगामा करने लगे। अयान सेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति जताई। नगर प्रभु बहुत क्रोधित है। वह सोचता है कि तुम्हारा भावी जीवन बहुत कृतघ्न है। क्या तुम नहीं देख सकते कि वे बहाने बनाकर तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं? आप वास्तव में सहमत हुए? मुझे आशा है कि आप। नगर के राजा ने अयान सेन के कंधे पर थपथपाया और आह भरते हुए कहा, मुझे आशा है कि आप कुछ उत्कृष्ट कौशल दिखा सकते हैं। आओ, सिटी डिफेंस कोर, आदेश सुनो और अयान सेन को वापस मनों में ले जाओ। शहर का चुनाव खत्म होने तक जागीर में ही रहो। चेतन दुबे ने व्यंग्य किया और अयान सेन को जाते हुए देखा। सड़कों और गलियों में हर कोई यह तमाशा देख रहा था। नगर रक्षकों द्वारा संरक्षित सभी युवक कौन थे? अयान सेन ने अच्छा काम किया। वह अकेले ही नगर के राजा के भवन तक गया और नगर रक्षा सेना को भी घसीट कर ले आया। पिछले 2 दिनों से अयान सेन घर से बाहर नहीं निकले। उन्होंने एक बड़ी लकड़ी की बाल्टी का उपयोग करके अपनी जरूरत की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को पीसकर चूर्ण बनाया और उन्हें स्वच्छ पानी में डाल दिया। जहां तक उसकी बात है, वह उस औषधि की बाल्टी में डूबा हुआ था और पालथी मारकर ध्यान कर रहा था। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था, जिससे उसका साधना स्तर लगातार बढ़ रहा था। इनमें से प्रत्येक जड़ी बूटी असाधारण गुणवत्ता की थी, इतनी महंगी कि उसे देखकर शरीर में दर्द होने लगता था। हालांकि अयान सेन ने इसकी परवाह नहीं की और उनमें से बहुत सारे को पानी में डाल दिया। अपनी अत्याचारी दिव्य प्रतिभा के साथ वह एक दिन के भीतर बॉडी टेम्परिंग के 9वें स्तर तक पहुंच गया। उन्होंने जो साधना पद्धति अपनाई वह अभी भी अशिन लाइटनिंग स्पीयर की साधना पद्धति थी। इससे पहले कि वह एक नई बिजली मेरिडियन साधना विधि खोज पाता, वह केवल इसके साथ काम चला सकता था। शहर का चयन पूरा होने के बाद मुझे ब्लूस्टोन सिटी के सबसे बड़े नीलामी घर में जाना होगा। शायद मुझे वहां लाइटनिंग मेरिडियन तकनीक से संबंधित कुछ मिल जाए। तीसरे दिन की सुबह, आज मार्शल टाउन चुनाव का दिन था और अयान सेन ने आखिरकार अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसी समय विश्व में आध्यात्मिक क्यूई की गति अचानक बढ़ गई और वह तेजी से अयान सेन के शरीर में प्रवेश कर गई। उसके डांटियन से केवल एक हल्की दबी हुई आवाज ही सुनाई दे रही थी। विकसित जियांटियन क्षेत्र, प्रथम स्तर। अयान सेन ने अपना दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और गैस का एक पारदर्शी गोला धीरे धीरे उसकी हथेली में घूमने लगा। ये पहला दिन था। पिछले मौसम के आशीर्वाद से उसकी मूल ताकत तुरंत 2100 जिन हो गई। अब जाने का समय हो गया है। अयान सेन ने अपने शरीर को कुछ देर के लिए साफ किया, एक और ग्रेड 1 मैरो क्लींजिंग पिल ली और दरवाजा खोल दिया। ये कीमती मज्जा सफाई की गोली अयान सेन के शरीर को मजबूत करने में सक्षम थी, जिसे अभी अभी एक उच्च क्षेत्र में उठाया गया था, और उसके अस्थिर क्षेत्र को तुरंत स्थिर कर दिया, जिससे वह एक अनुभवी जियांटियन क्षेत्र विशेषज्ञ की तरह दिखने लगा। अयान सेन के माता पिता एक बड़े परिवार से थे और इसके बारे में बहुत कुछ जानते थे। वे जानते थे कि वे शहर के चुनावों में नहीं जा सकते, अन्यथा वे अयान सेन के प्रति अनावश्यक घृणा पैदा कर देंगे। जिस दिन अयान सेन ने शहर के चुनावों में भाग लिया, उसी दिन सेन परिवार ने मोहन का अंतिम संस्कार किया। इस बार मार्शल आर्ट शहर का चयन ब्लूस्टोन सिटी के प्रत्येक शहर में एक ही समय पर आयोजित किया गया था। प्रत्येक शहर में अलग से प्रतियोगिता आयोजित की गई तथा उत्कृष्ट मार्शल आर्ट प्रतिभाओं का चयन किया गया। नगर का चुनाव 16 से 18 वर्ष की आयु तक सीमित है। मार्शल आर्ट टाउन चयन समाप्त होने के बाद विभिन्न संप्रदायों के लिए लोगों को चुनने का समय होगा। इन्हें मार्शल आर्ट सिटी सिलेक्शन कहा जाएगा। उस समय शहर के सभी प्रमुख लोग एक साथ भाग लेंगे। इसके अलावा प्रतिबंध को 16 से 20 वर्ष की आयु के बीच तक शिथिल कर दिया जाएगा और उत्कृष्ट मार्शल आर्ट युवाओं का चयन विभिन्न संप्रदायों द्वारा किया जाएगा। मायापुरी कस्बे में 6 परिवारों ने नगर चुनाव में भाग लिया। इनमें दुबे परिवार, अग्रवाल परिवार और दीवान परिवार, 3 बड़े परिवार सेन परिवार के दुश्मन थे। मैदान के बीच में एक खाली मैदान रखा गया था और मायापुरी टाउन के दर्शक पहले से ही अपनी सीटों पर कब्जा कर चुके थे। इसी दौरान एक व्यक्ति ने अचानक अयान सेन के कंधे पर जोरदार तमाचा मारा। पीछे मुड़कर उसने देखा कि यह दुबे परिवार था। छोटे कमीने, तुमने सचमुच आने की हिम्मत की, दुबे कबीले के एक शिष्य ने अयान सेन से ठंडे स्वर में कहा। मैं बाद में तुम्हें स्वयं मार डालूंगा। इसके तुरंत बाद लोगों का एक और समूह मैदान में प्रवेश कर गया। इस बार वे दीवान वंश से थे।
दीवान वंश के सामने खड़े लोग अजीब तरह से हंसने लगे और अयान सेन का सिर काटने का इशारा करने लगे। उसके बाद अग्रवाल वंश के लोग भी आ गए। उन्होंने अयान सेन के कंधे पर थपथपाया और फुसफुसाए, अयान सेन, चिंता मत करो, हम दुबे वंश को सफल नहीं होने देंगे। क्योंकि इससे पहले कि वे ऐसा करें, मैं तुम्हें पहले ही मार डालूंगा। तीनों परिवारों और प्रत्येक टीम के लोगों ने दर्शकों की जय जयकार से स्वागत किया। सभी कुलों के प्रवेश के बाद अयान सेन ने अंततः बिना किसी हिचकिचाहट के अखाड़े में प्रवेश किया। जब वह मैदान में दाखिल हुआ तो पूरे मैदान में लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। ये लोग 3 बड़े कुलों से अनुग्रह प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। अयान सेन मुस्कुराए और बोले, 3 महान वंश, हा, तुमने अभी मुझसे क्या कहा? आपने ये कैसे कहा? तुमने इसे कैसे निगल लिया? पहला था लॉटरी से चुनाव करना। मुख्य रेफरी के रूप में सिटी लॉर्ड्स मैंशन से एक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ थे तथा अखाड़े के चारों कोनों की निगरानी का काम 4 डिप्टी रेफरी का था। रेफरी ने ऊंची आवाज में घोषणा की, मायापुरी टाउन मार्शल आर्ट्स टाउन चुनाव में कुल 320 प्रतिभागी हैं। पहला राउंड अखाड़े में होने वाली प्रतियोगिता है। प्रत्येक 2 प्रतियोगी एक समूह है। समूह का निर्धारण करने के लिए लॉटरी निकालें। कुल 160 समूह हैं। आइए मैदान में प्रतिस्पर्धा करें। अंत में शीर्ष 40 प्रतियोगी स्वचालित रूप से आगे बढ़ेंगे और 1 महीने के समय में मार्शल आर्ट्स सिटी चयन में भाग लेंगे। इसके बाद रेफरी ने घोषणा की कि 320 प्रतिभागी लॉटरी निकालने के लिए आगे आए हैं। जब अयान सेन लॉटरी निकालने गए तो दर्शकों में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने दुबे वंश की चापलूसी की और अयान सेन को गुस्से में डांटा तथा उनका अपमान करने की पूरी कोशिश की। अयान सेन ने अपना सिर घुमाया, शोरगुल की ओर देखा और अपने हाथ में मौजूद नंबर टोकन रेफरी को सौंप दिया। रेफरी ने सिर हिलाया और अपने पीछे पत्थर की पटिया पर अयान सेन का नाम लिख दिया, जिससे उसके पीछे 16 का निशान बन गया। अयान सेन की ओर से वह 16 प्रतियोगी थे। अंत में हरन खुजूर नामक युवक को भी 16 के रूप में चुना गया। ये परिणाम देखकर दर्शकों में से सभी ने हुटिक की। उन्हें इस बात का बहुत अफसोस था कि अयान सेन दुबे कबीले के साथ मैच नहीं खेल पाए। रेफरी ने बात की और विशिष्ट नियमों की घोषणा करनी शुरू कर दी। प्रत्येक समूह की अंतिम लड़ाई की अवधि 5 मिनट से अधिक नहीं होगी तथा प्रतिद्वंद्वी को मारा नहीं जाएगा। ठीक है, चलो प्रतियोगियों के पहले समूह को मंच पर आमंत्रित करते हैं। रेफरी ने अपना दाहिना हाथ उठाया। इसी समय 2 प्रतियोगी मैदान में आए। उनमें से एक का नाम दर्श था और दूसरे का नाम दुबे वंश से दिनेश दुबे था। दिनेश दुबे केवल 16 वर्ष के थे, लेकिन वे पहले से ही जियानटियन क्षेत्र के चौथे स्तर पर थे। दारश की ताकत भी असाधारण थी और 18 वर्ष की आयु में वह जियानटियन प्रथम स्तर पर था। हे भगवान, देखो, वह दिनेश दुबे है। वह दुबे कबीले के युवा प्रतिभाशाली लोगों में से एक है। भीड़ तुरंत उबल पड़ी। यह सही है, मैंने सुना है कि दिनेश दुबे में मर्त्य अवस्था की पृथ्वी शिराओं के लिए प्रतिभा है। दृश्य अराजकता में था और जब दर्श ने नश्वर अवस्था की पृथ्वी शिरा प्रतिभा के बारे में सुना तो उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। पृथ्वी की शिराएं रक्षा की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती थीं। दिनेश दुबे मंद मंद मुस्कुराए और मैदान में कूद पड़े। बस इसी कदम से उन्होंने भीड़ की तालियां बटोर लीं। दर्शक दीर्घा में और वीआईपी सीटों की ओर देखते हुए अग्रवाल परिवार के मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, चेतन, दिनेश बहुत अच्छा बच्चा है। वह वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसके पास 5 तत्वों, विशेषकर पृथ्वी शिरा का आकर्षण है। ये सचमुच दुर्लभ है। चेतन दुबे ने मुठियां बांधकर सलाम किया। भाई ली, आप बहुत विनम्र हैं। आपके अग्रवाल वंश के युवा भी असाधारण नायक हैं। हा, दोनों कुलपतियों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। दोनों को बहुत गर्व महसूस हो रहा था। अब मैं घोषणा करता हूं। रेफरी ने अपना दाहिना हाथ उठाया और तेजी से अपनी हथेली नीचे कर ली। शुरू करो। मैदान पर दिनेश दुबे और दर्श एक दूसरे के सामने खड़े थे। दिनेश दुबे ने दर्श को इशारा किया, आओ, मैं तुम्हें 3 चालें देता हूं। दर्श का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और वह दिनेश दुबे की ओर दौड़ा। तुमने मुझे बहुत कम आंका। दिनेश दुबे ने घृणा से अपना सिर हिलाया और अयान सेन की ओर देखने लगे। इसके अलावा भीड़ की निगाहों के सामने उन्होंने अयान सेन का सिर काटने का इशारा भी किया। तुम कहां देख रहे हो? दर्श हवा में उछला और अपने भयंकर दाहिने पैर से दिनेश दुबे की गर्दन के पीछे वार किया। ये चाबुक वाला पैर अपने साथ हवा की सीटी जैसी आवाज भी लाता था। यह अत्यंत शक्तिशाली कहा जा सकता है। दूसरी तरफ अयान सेन ने दिनेश दुबे की उग्र और जानलेवा निगाहों से बचकर नहीं देखा और बस उदासीनता से दिनेश दुबे को देखता रहा। अचानक एक दबी हुई आवाज के साथ दर्श का पैर बेरहमी से दिनेश दुबे की गर्दन के पीछे से गुजरा। लेकिन अंत में अगले दृश्य ने सबको चौंका दिया। दिनेश दुबे के पैर में चोट लग गई और वह केवल आधा कदम ही बगल की ओर चल सके। फिर उसने पलटकर दर्श की ओर देखा और कंधे उचकाकर कहा, बस इतना ही? दर्श के चेहरे का भाव एकदम बदल गया।
आओ, अभी 2 चालें और बाकी हैं। दिनेश दुबे ने मुस्कुराकर दर्श की ओर हाथ हिलाया। इस बार दीवान वंश और अग्रवाल वंश के युवा प्रतिभाशाली लोगों के चेहरों पर भी गंभीरता के भाव थे। दिनेश, ये लड़का, दीवान कबीले के ईशान दीवान ने बाहें चढ़ा दी। उसने आधे साल से उससे कोई लड़ाई नहीं की है। उनका बचाव पहले से ही असामान्य है। मैदान की ओर देखते हुए दर्श ने गहरी सांस ली। वह 3 कदम पीछे हटा और अपनी युवान क्यूई को संघनित करना शुरू कर दिया। दर्श के पूरे दाहिने हाथ पर एक हल्की सी चमक छा गई। ओह, सबसे पहले मौसम। दिनेश दुबे मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, चलो, तुम मौसम का उपयोग आक्रमण के लिए करो और मैं मौसम का उपयोग बचाव के लिए करूंगा। इतना कहने के बाद दिनेश दुबे ने अपनी छाती सीधी की और दर्श से कहीं अधिक सघन पूर्व मौसम की एक परत उसके शरीर से चिपक गई। जब दर्श ने सामान इकट्ठा करना समाप्त कर लिया तो वह तेजी से आगे बढ़ा और दिनेश दुबे पर जोरदार मुक्का मारा। दिनेश दुबे का जियांटियन तुरंत उसके माथे पर चला गया और उसका सिर वास्तव में आगे की ओर धकेल दिया गया। दर्श की मुठियां दिनेश दुबे के माथे से जोर से टकराईं। पेन की दबी हुई आवाज के बाद एक कर्कश ध्वनि सुनाई दी। दर्श को वास्तव में दिनेश दुबे की मुट्ठी से पीछे की ओर धक्का लगा था और उसकी बांह की हड्डी टूट गई थी। हिस दृश्य ठंडी हवा के झोंकों से भर गया। मैं हार स्वीकार करता हूँ। दर्श ने अपनी टूटी हुई बांह पकड़ ली। उसका चेहरा दर्द से पीला पड़ गया था। ठंडे पसीने की बड़ी बूंदें थीं। एक क्षण के लिए माहौल ठंडा पड़ गया। फिर भीड़ ने तुरंत जयकारे लगाए और आसमान को हिला दिया। दिनेश दुबे ने बिना एक भी चाल चले दर्श को हरा दिया। ये कौन सी स्वर्ग विरोधी शक्ति थी? मैंने अभी 3 चालें भी पूरी नहीं की हैं। दिनेश दुबे ने तिरस्कार से अपना माथा हिलाया। दर्श की ओर देखे बिना ही वह अयान सेन की ओर मुड़ा और बोला, अयान सेन, तुम प्रार्थना करो कि तुम मुझसे न मिलो। पहला विजेता दिनेश दुबे। रेफरी ने मौके पर ही घोषणा की और फिर कहा, अगला मैच दोनों पक्षों द्वारा खेला जाएगा। अगले 11 मैचों में कोई खास सकारात्मक बात नहीं हुई। यद्यपि तीनों महान कुलों के कुछ युवा मंच पर आए थे, फिर भी उन्होंने शीघ्र ही अपने प्रतिद्वंद्वियों को परास्त कर दिया। लेकिन दिनेश दुबे का भारी असर किसी और पर नहीं दिखा। 12वें मैच तक जियांटियन फोर्थ लेयर विशेषज्ञ ईशान दीवान दिखाई दिए। सभागार फिर से उबल रहा था। ये दीवान कबीले का ईशान दीवान है। वह दुबे वंश के दिनेश दुबे और अग्रवाल वंश के एलन अग्रवाल 3 नायक के रूप में जाने जाते हैं। यह सही है, वह वास्तव में एक युवा नायक है। मैंने सुना है कि उनमें पंचतत्वों का भी समावेश है। वह किया जा रहा है, एक नश्वर ग्रेड आग्नस। इससे भी अधिक उल्लेखनीय बात यह थी कि ईशान दीवान के प्रतिद्वंद्वी अग्रवाल वंश के हर्ष अग्रवाल थे। वह 18 वर्ष का था और जियांतियान तृतीय स्तर पर था। उन दोनों के बीच मुकाबला बहुत दिलचस्प था। ईशान दीवान ने अपने पीछे से एक बर्फ सी सफ़ेद लंबी तलवार निकाली। उसने तलवार में मौसम का घोल डाला और देखा कि तलवार पर एक विरल वायु का प्रवाह था। ये वास्तव में एक अग्निशिरा है। चेतन दुबे ने सिर हिलाया और कहा, इस तरह की लौ आत्मीयता बहुत दुर्लभ है। यह मेरे दिनेश जितना ही प्रसिद्ध होने के योग्य है। तलवार के चारों ओर हवा का प्रवाह तापमान के कारण था। जो कोई भी इसे देखेगा वह भयभीत हो जाएगा। हर्ष अग्रवाल की अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से गंभीर थी। उसने अपनी कृपान निकाली और उसमें मौसम की जानकारी उड़ेल दी। वह ईशान दीवान की ओर लपके। जब भी दोनों हथियार टकराते, हर्ष अग्रवाल कुछ कदम पीछे खिसक जाते। उसका चेहरा हरा और लाल हो गया तथा वह बहुत असहज महसूस करने लगा। अंततः 8वीं चाल में ही उसे अखाड़े से बाहर कर दिया गया। ईशान दीवान ने सहजता से अपनी तलवार अपने पीछे रखी और शांति से अपना सिर ऊपर उठाया। वे दोनों केवल एक स्तर की दूरी पर थे, खासकर इसलिए क्योंकि हर्ष अग्रवाल 3 महान कुलों में से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। ईशान दीवान ने इस विनाशकारी शक्ति का उपयोग हर्ष अग्रवाल को हराने के लिए किया, जो उनसे 2 साल बड़ा था, और उसकी चौंकाने वाली शक्ति दिनेश दुबे से कम नहीं थी। दिनेश दुबे और ईशान दीवान की निगाहें हवा में मिली, मानो दर्शकों को उनकी ज्वलंत निगाहें एक दूसरे से टकराती हुई महसूस हो रही हों। धत तेरी की, अगर दिनेश दुबे और ईशान दीवान लड़ पाते तो ये यात्रा व्यर्थ नहीं जाती। एक दर्शक ने अपनी मुठियां भींच ली और उत्साह से बोला। इसके बाद 1-6 मैच में प्रवेश करने की बारी अयान सेन की थी। अयान सेन और हारन खुजूर के एक ही समय पर मैदान में उतरने के बाद रेफरी ने जानबूझकर घोषणा की, चूंकि अयान सेन ने जीवन और मृत्यु की संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, इसलिए अयान सेन को मारना नियमों के विरुद्ध नहीं है। पूरा दृश्य तुरंत तालियों से गूंज उठा। यह एक ऐसी रोमांचक, गर्मजोशी भरी प्रतियोगिता थी जिसे हर कोई चाहता था। इन दर्शकों को मानव जीवन की जरा भी परवाह नहीं थी। उन्हें तो ये भी उम्मीद थी कि दोनों पक्ष मौत तक लड़ेंगे। एक युवक की मृत्यु का दृश्य उसके छोटे से जीवन के दुखद अंत को दर्शाता था, लेकिन दर्शकों के लिए ये सिर्फ एक अच्छा प्रदर्शन था। चाय के बाद की बातचीत। लोगों के दिलों में उदासीनता पहले ही इस स्तर तक पहुंच चुकी थी। इससे भी अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण बात यह थी कि बड़ी संख्या में दर्शकों ने स्वेच्छा से जुआ खेला था।
इसके अलावा यह विशेष रूप से अयान सेन को लक्ष्य करके खेला गया जुआ था। शर्त यह थी कि अयान सेन कब मरेगा, वह कितनी लड़ाइयों में मरा। इसके अलावा संभावनाएं आश्चर्यजनक रूप से कम थीं। अयान सेन की जीत पर दांव लगाने वाले दर्शकों की संख्या 0 थी। नगर चुनाव में कुल 20,000 दर्शक उपस्थित थे। सभी ने दांव लगाया, लेकिन उनमें से किसी ने भी अयान सेन को शहर के चुनाव से जीवित बाहर जाने के लिए वोट नहीं दिया। अयान सेन। एक दर्शक खड़ा हुआ और अयान सेन पर चिल्लाया, मैं अपनी आधी संपत्ति आप पर दांव पर लगाता हूं। तुम्हें पहले मैच में ही मरना होगा। यदि आप दूसरे मैच में मर जाते हैं तो मैं बहुत सारा पैसा खो दूंगा। एक अन्य दर्शक खड़ा होकर हंसने लगा, मैं तभी मरूंगा जब मैं तुम्हें दूसरे मैच में हरा दूंगा। अयान सेन, भले ही तुम्हें मरे हुए कुत्ते की तरह पीटा जाए, तुम्हें अखाड़े से बाहर निकलना ही होगा। पहले मैच में मत मरना। हारन खुजूर ने मुस्कुराते हुए कहा, अयान सेन, तुम्हें बस हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। मैं तुम्हें मारकर दुबे कबीले को नाराज नहीं करना चाहता। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम घुटने टेको और मुझे दादाजी कहो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। हाँ, मैंने सुना है कि तुम्हारे दादाजी अपंग हैं। मैं मानता हूं कि आप भी अपंग हैं। अपने आप को अपमानित करने की जहमत क्यों उठाते हो? वास्तविकता बड़ी विडंबनापूर्ण थी। अतीत में सेन कबीला एक ऐसा कबीला था जहां कई लोग अनुग्रह पाने के लिए घुटने टेकते और रेंगते थे। अब पेड़ तितर बितर हो गए और दीवारें भीड़ द्वारा गिरा दी गईं। अयान सेन मंद मंद मुस्कुराए। उसने अपना भाला निकाला और कहा, इसे तुम पर छोड़ दो। मैं सचमुच नहीं जानता कि मेरे लिए क्या अच्छा है। हारन खुजूर ने अपना सिर हिलाया और तलवार हाथ में लेकर अयान सेन की ओर बढ़ा। दादाजी, मैंने आपको मौका दिया था, लेकिन आपने मुझे कोई सम्मान नहीं दिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मैं निर्दयी था। जिस समय हारन खुजूर आगे बढ़े, पूरा दर्शक वर्ग सांस रोककर बैठ गया और अत्यधिक घबरा गया। दुबे वंश, दीवान वंश, अग्रवाल वंश और 3 बड़े वंशों के युवाओं ने भी नाराजगी जताई। वे नहीं चाहते थे कि अयान सेन किसी और के हाथों मारा जाए। मेरी यह चाल आजमाओ, मून सेटिंग स्लैश। हारन खुजूर ने चिल्लाते हुए अपने हाथ में तलवार पर एक बड़ा चाप बनाया और अयान सेन की ओर वार किया। अयान सेन ने हाथ उठाया और गोली चला दी। इस भाले ने वास्तव में हारन खुजूर को उसकी तलवार के साथ उड़ा दिया था। हारन खुजूरपू ने खांसते हुए मुंह से खून निकाला और उसका पूरा शरीर उड़ता हुआ सर्पिल आकार में अखाड़े से बाहर गिर गया। पूरा मैदान पूरी तरह से शांत था। एक चाल, हर कोई दंग रह गया। इस क्षण में अपने सदमे को व्यक्त करने के लिए वे कोई विशेषण भी नहीं ढूंढ पाए। अयान सेन अकेले ही अखाड़े के किनारे पर चले गए और हारन खुजूर से, जो जमीन पर अधमरा पड़ा था, कहा, तुमने अभी किसे कचरा कहा था? क्षमा करें, मैं आपकी बात स्पष्ट रूप से नहीं सुन सका। हारन खुजूर का गला कई बार रुंध गया, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। उसके मुंह से खून बहने लगा। तीनों महान कुलों के युवा विशेषज्ञों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन काफी देर तक उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अगला मैच अभी भी बहुत लंबा था। अयान सेन बस पालथी मारकर बैठ गए और अपनी प्रतिभा का स्वाद चखने लगे। अयान सेन के अपने वास्तविक अन्वेषण के अनुसार, यदि वह अपनी लाइटनिंग मेरिडियन इनेट को सक्रिय कर ले, तो उसकी शक्ति तुरंत 3 गुनी होकर भयावह स्तर तक बढ़ जाएगी। वह 6300 जिन था। ये वर्तमान सीमा है। बेशक, ऐसा करने की कीमत भी बहुत अधिक है, और वह है बड़ी संख्या में पूर्व मौसम को जलाना। इसलिए लड़ते समय आपको अनावश्यक खपत को कम करने और अपने लाइटनिंग मेरिडियन आंकड़ों को ओवरलोड करने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अयान सेन ने अगले एरिना मैच में एक भी मैच नहीं देखा था, इसलिए उसे इसकी परवाह नहीं थी। हालांकि यह उल्लेखनीय है कि अग्रवाल वंश ने एलन अग्रवाल नामक एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को जन्म दिया था। इस व्यक्ति में पंचतत्वों का आकर्षण तो नहीं था, लेकिन उसकी प्रतिभा आध्यात्मिक थी। नश्वर, आत्मा, पृथ्वी, स्वर्ग। प्रतिभा के 4 स्तर होते हैं। स्तर जितना ऊंचा होगा, मार्शल कलाकार की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। यद्यपि एलन अग्रवाल के पास पंच तत्वों का आकर्षण नहीं था, फिर भी नश्वर अवस्था में उनकी प्रतिभा ने सभी को ईर्ष्या से पागल कर दिया था। जैसी कि उम्मीद थी, 16 वर्षीय जियांटियन फोर्डैन विशेषज्ञ एलन अग्रवाल ने अपने प्रतिद्वंद्वी को भारी अंतर से हरा दिया। कुल 160 ग्रुपों के मैच खेले जाने के बाद बहुत देर हो चुकी थी। सभी प्रतियोगियों ने एक रात आराम किया और अगले दिन भी जारी रखा। 320 लोगों में से 160 को बाहर कर दिया गया और शेष बचे 116। अगले दिन प्रतियोगिता जारी रही। दूसरे दौर के लिए 160 प्रतिभागियों के नाम निकाले गए। अयान सेन ने भी एक महत्वहीन आकृति चुनी और जीत गए, जबकि अन्य प्रतियोगियों के मैच अब नए नहीं थे। 160 लोग, 80 हटा दिए गए, 80 लोग बचे। इनमें से अयान सेन जीत कर आगे बढ़े। उसी दोपहर उन्मूलन का तीसरा दौर शुरू हुआ और सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। 40 लोगों को हटा दिया गया, जिससे 40 लोग बचे। अयान सेन अभी भी आगे हैं। ये 40 लोग निश्चित रूप से शहर में प्रवेश के पात्र थे। हालांकि
ये बात ध्यान देने योग्य थी कि तीनों मुकाबलों में अयान सेन ने अपने दुश्मनों को एक ही चाल में हरा दिया था। इसके अलावा उसने कभी भी अपने हाथ में भाला नहीं लिया था। इससे दर्शकों को काफ़ी उम्मीदें हो गई। क्या अयान सेन भाग्यशाली थे या उनकी ताकत स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी? जाहिर है 3 मैचों के बाद अयान सेन ने सभी दर्शकों को अपना सारा पैसा गंवाने पर मजबूर कर दिया था और सबसे बड़ा विजेता सिटी लॉर्ड था। लेकिन अंत में प्रतियोगिता के अगले चरण ने सभी दर्शकों के उत्साह को सचमुच प्रज्वलित कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रतियोगिता का ये चरण शीर्ष 40 स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा थी। इसके अलावा प्रतियोगिता के नियम अत्यंत अतिरंजित थे। रेफरी मैदान में खड़ा हुआ और उसने उंगली उठाई। इस स्तर पर शीर्ष 40 प्रतियोगियों के बीच पहिया युद्ध होगा। जब दर्शकों ने रथ युद्ध शब्द सुना तो उनकी जय जयकार गूंज उठी। रेफरी ने काफी देर तक इंतजार किया। जय जयकार के बाद उन्होंने आगे कहा, दर्शकों को एक प्रतियोगी के लिए वोट करने दीजिए। अखाड़े में सबसे पहले खड़ा होने वाला। तो फिर अन्य प्रतियोगियों को उसे चुनौती देने की पहल करनी चाहिए। यदि पहला प्रतियोगी जीत जाता है तो अखाड़े में बने रहें और अन्य प्रतियोगियों की चुनौतियों का सामना तब तक करते रहें जब तक वह हार न जाए या जब तक वह पूरी तरह से जीत न जाए। यह एक और बड़ा बम था। दर्शक खुशी से चिल्लाने लगे, उनकी गर्दन की नसें उभर आईं। इस तरह का नियम स्पष्ट रूप से ध्यान आकर्षित करने वाला था और यह निशाना था अयान सेन पर, क्योंकि वह अपने पैर की उंगलियों से भी कल्पना कर सकता था कि दर्शक पहले किसे वोट देंगे। इस नियम के कारण ही जुआ का खेल पुनः शुरू हुआ। इसी तरह अयान सेन पर भी किसी दर्शक ने दांव नहीं लगाया, क्योंकि अयान सेन जिंदा नहीं बच सकता था। अयान सेन का समर्थन दर अभी भी था 0। जो दर्शक पहले ही पैसे हार चुके थे वे अयान सेन की मौत पर और अधिक दांव लगाने में संकोच नहीं करेंगे। ठीक है, रेफरी ने ताली बजाई और कहा, मतदान शुरू हो गया है। परिणाम सामने आए। उपस्थित 23,000 दर्शकों में से 22,940 ने अयान सेन के पक्ष में वोट दिया। केवल 60 लोगों ने किसी और को वोट दिया। रेफरी द्वारा चुनाव का परिणाम घोषित करने के बाद घटनास्थल पर माहौल एकदम से गर्मा गया। अयान सेन, मेरे चांदी के सिक्कों की खातिर कृपया मर जाओ। बेहतर होगा कि तुम जल्दी ही मर जाओ। अयान सेन, मैंने अपना सारा पैसा तुम पर दांव पर लगा दिया है। तुम्हें मरना ही होगा। अयान सेन ने जज की ओर देखा और कहा, आपके सिटी लॉर्ड्स मेंशन एक डीलर है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर मैं खुद पर दांव लगाऊं तो क्या होगा? रेफरी ने कहा, आइए इसे इस तरह से रखें। हमारा कैसीनो से अलग है। लेकिन यदि आप अपने लिए वोट करते हैं और जीत जाते हैं तो आप सभी 3.1 मिलियन ले सकते हैं। ठीक है। अयान सेन ने लापरवाही से एक सोने का सिक्का उछाला और रेफरी ने उसे पकड़ लिया। रेफरी ने सिर हिलाकर कहा, नियमों के अनुसार यदि आप सोने का सिक्का दांव पर लगाएंगे तो आप जीतेंगे। भीड़ की गालियों से आसमान हिल गया, जबकि अयान सेन के चेहरे पर हल्की मुस्कान बनी रही। छाया में नगर के स्वामी ने चुपचाप अयान सेन को देखा और प्रशंसा में अपना सिर हिलाया। चाहे अयान सेन युद्ध में कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, 10,000 लोगों के सामने उसकी अविचल शांति ही प्रशंसा के योग्य है। ठीक है। अखाड़े के किनारे पर रेफरी ने ताली बजाकर सबको चुप करा दिया और कहा, अब रथ युद्ध शुरू होने वाला है। मेरा एक अनुरोध है। अयान सेन ने उंगली उठाई और कहा, मुझे शराब का एक जार दे दो। जरूर। रेफरी ने तुरंत किसी को आदेश दिया कि वह मैदान में शराब का एक जार और कुछ कटोरे ले आए। अयान सेन ने शराब के जार की सीली मिट्टी को खोला और उसे एक ही घूंट में पी गए। खुश। मैं इसे करूंगा। मंच के नीचे किसी ने गुस्से में अपना हाथ उठाया और एक जियांटियन प्रथम चरण का मार्शल कलाकार मंच पर कूद पड़ा। अन्य सभी विशेषज्ञ कंधे से कंधा मिलाकर देखते रहे। व्यक्ति जितना अधिक शक्तिशाली होता है उतना ही अधिक वह पीछे हटकर यह दिखाना चाहता है कि वह असाधारण है। प्रतियोगी मंच पर आया और बोला, मेरा नाम है। अयान सेन ने अपना सिर हिलाया। बकवास बंद करो और यह करो। प्रतियोगी तुरंत क्रोधित हो गया। उसने तलवार को अपने दाहिने हाथ में पकड़ लिया और तलवार में मौसम का इंजेक्शन लगा दिया, जिससे तलवार थोड़ी सी कांपने लगी। निसंदेह ये पिछली अखाड़ा प्रतियोगिता से अलग है। प्रतियोगी बहुत मजबूत हैं। अयान सेन मुस्कुराए और एक कदम आगे बढ़े। उसके डेंटियन में बिजली की ऊर्जा उमड़ पड़ी। सबसे पहले उन्होंने एक भाला आकाश में फेंका और उसे दूर फेंका, जिससे प्रतियोगी तेज धमाके के साथ अखाड़े से बाहर उड़ गया। दुश्मन को वश में करने के लिए एक ही कदम, यह अभी भी एक चाल है, एक दर्शक ने कहा। रेफरी प्रतिक्रिया देने में थोड़ा असमर्थ था। एक क्षण के आश्चर्य के बाद उन्होंने कहा, अयान सेन जीत गए। अयान सेन ने अपने लिए एक कटोरी शराब बनाई और उसे एक ही घूंट में पी गए और कटोरी को मैदान में पटक दिया। मैं इसे करूंगा। एक अन्य प्रतियोगी मैदान में कूद पड़ा। यह व्यक्ति भी जियांटियन प्रथम स्तर पर था। यह व्यक्ति अपना परिचय देना चाहता था, लेकिन जब उसने अयान सेन को बड़े कदमों से अपनी ओर आते देखा
तो उसने अपना मुंह बंद कर लिया और अयान सेन की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही वह हमला करने वाला था, अयान सेन ने और भी तेजी से हमला कर दिया। इससे पहले कि प्रतियोगी अपना दाहिना हाथ उठा पाता, उसने ठंडे भाले की नोक को अपने गले पर दबाव महसूस किया। अयान सेन ने उदासीनता से कहा, आप तो पहले ही मर चुके हैं। ऐसा कहते हुए उसने भाले को घुमाया और प्रतिद्वंद्वी को जोरदार धमाके के साथ उड़ा दिया। ये दुश्मन को दबाने के लिए अभी भी एक ही कदम था। दर्शकों की नाराजगी को देखते हुए अयान सेन ने शराब का कटोरा लिया और अपना मुंह पोंछते हुए कहा, अच्छी शराब है, कितना अच्छा, मैं इसे करूंगा। एक अन्य प्रतियोगी मंच पर आया। अपने पिछले अनुभव के कारण इस प्रतियोगी ने अब अपना परिचय नहीं दिया और सीधे अयान सेन पर हमला कर दिया। अयान सेन, एक भयावह ड्रैगन, समुद्र में चला गया। सबसे पहले मौसम को शक्तिशाली बिजली युक्त मार्शल कौशल के साथ मिलाया गया था और एक ही शॉट के साथ उसने दुश्मन को नीचे गिरा दिया। असंख्य दर्शकों की अचंभित अभिव्यक्तियों के बीच अयान सेन ने शराब का एक और बड़ा कटोरा पी लिया। देखने के लिए पर्याप्त नहीं है, कुछ सचमुच क्षमतापूर्ण। दिनेश, क्या तुम आ रहे हो? इस बच्चे की ताकत हमारी उम्मीदों से परे है, दुबे वंश के एक युवक ने धीमी आवाज में पूछा। दिनेश दुबे के चेहरे पर गंभीरता थी और उन्होंने कहा, इस बच्चे की प्रगति को बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, लेकिन चूंकि वह पहले ही इस स्तर पर पहुंच चुके हैं, इसलिए मुझे मंच पर कदम रखने की कोई जल्दी नहीं है। ईशान दीवान और अन्य लोग अभी तक आगे नहीं बढ़े हैं, आइए किनारे से देखें। फिर चौथे, पांचवें, 8वें, 10वें और 15वें प्रतियोगी सभी मंच पर आए। उन सभी को अयान सेन के हमले से पराजित होना पड़ा। इस समय कोलोसियम में एक भी आवाज नहीं थी। दर्शक हंसना तो दूर, रो भी नहीं सके। यह आदमी, क्या वह सचमुच उन 29 से लड़ने जा रहा है? हे भगवान, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। इससे पहले दर्शकों को उम्मीद थी कि अयान सेन मर जाएगा, लेकिन अयान सेन एक व्यक्ति और एक बंदूक का उपयोग करके शहर के चुनाव में स्थिति को पलट रहा था। यह दृश्य पुनर्तः अप्रत्याशित था। जब 20वां चैलेंजर आया तो दर्शकों की उम्मीदें फिर से जाग उठीं। अंतिम 19 लोग तीनों महान कुलों के युवा विशेषज्ञ थे। वे अंततः मंच पर हैं। हरित दुबे, 18 वर्ष, जियांटियन द्वितीय श्रेणी, एक सुंदर व्यक्ति ने हाथ में एक लंबी कृपान लेकर मंच पर कदम रखते हुए कहा। इस व्यक्ति को देखकर अयान सेन जोर से हंसे। अच्छा काम, मैं आपके 3 महान कुलों के लोगों की प्रतीक्षा कर रहा हूं। हरित दुबे चिल्लाए और अयान सेन की ओर दौड़े। देखता हूं तुम क्या कर सकते हो। हरित दुबे को आधे चांद के आकार में काटा गया। इस तलवार के प्रहार से भयंकर मौसम आया, मानो आसमान से कोई अर्धचंद्र उतर रहा हो। इसकी मारक क्षमता 2700 जिन तक बढ़ गई। अयान सेन ने कोई चाल नहीं चली। सबसे सीधा बदला निस्संदेह हिंसा का जवाब हिंसा से देना था। अयान सेन के शरीर के भीतर की बिजली की ऊर्जा गरज उठी और मौसम तेजी से सुहाना हो गया। एक भाला निकला जिसमें 3000 जिन की ताकत थी। धमाका, अखाड़ा कांप रहा था। हरित दुबे ने चीख भी नहीं निकाली और पीछे की ओर उड़ते समय बेहोश हो गए। कमजोर, अखाड़े से बाहर उड़ते हरित दुबे को देखकर अयान सेन ने एक बड़ा कटोरा शराब पी लिया। मैं इसे करूंगा। दीवान कबीले के लोग मैदान में कूद पड़े और बोले। 18 वर्षीय जियांटियन द्वितीय श्रेणी के मार्शल कलाकार कुणाल दीवान। कुणाल दीवान का शरीर तेंदुए की तरह हिल रहा था, जिससे तेज हवाएं चल रही थीं। उसने अपनी तलवार से 3 फूल निकाले और गरज कर कहा, 100 फूल चमक रहे हैं। हर एक तलवार फूल मौसम का एक गुच्छा था। इससे पहले कि यह जारी किया गया था, तलवार क्यूई को केवल ताकत से नहीं मापा जा सकता था, क्योंकि यह बहुत तेज थी। अयान सेन ने एक हाथ से अपना भाला लहराया। भाला ड्रैगन जैसा था। पंखे के आकार का भाला क्यों निकला, जिसने कुणाल दीवान के 3 तलवार फूलों को तुरंत चकनाचूर कर दिया। इसके बाद भाले का शरीर बहुत करीब था और भाले की नोक कुणाल दीवान के बाएं पैर में घुस गई, जिससे वह अखाड़े से बाहर जा गिरा। बहुत दुर्बल। अयान सेन ने शराब का एक बड़ा कटोरा पिया और चारों ओर देखा। और कौन? इस समय पूरा मैदान इतना शांत था कि सुइयों की आवाज सुनी जा सकती थी। हर कोई दंग रह गया। अयान सेन ने अपने हाथ में एक भाला पकड़ा और उसे आकाश की ओर तान दिया। उस समय आपने मेरे सेन वंश को कैसे अपमानित किया था, आज मैं उन्हें एक एक करके तुम्हें लौटाना चाहता हूं, वह चिल्लाया। कितना घमंडी और दबंग लड़का है। अग्रवाल परिवार का एक व्यक्ति बाहर आया। यह व्यक्ति तेजी से अखाड़े के नीचे भागा और अचानक अखाड़े से 5 मीटर दूर कूद गया। हवा को काट दो, अग्रवाल वंश का वह युवक धीमी आवाज में दहाड़ा। उसकी तलवार आसमान से आ रही थी। इस तलवार के साथ 2 तेज हवाएं आई, जिससे एक भंवर बन गया और वह अयान सेन की ओर बहुत जोर से टूट पड़ा। दर्शकों ने तुरंत उत्साह में अपनी मुठियां भींच लीं। यह अग्रवाल वंश की साधना तकनीक है, पवन विच्छेदन। यह व्यक्ति एक जियांटियन तृतीय परत विशेषज्ञ था, जो पिछले जियांटियन विशेषज्ञ से कहीं अधिक श्रेष्ठ था। अयान सेन की कमर सीधी थी और वह जोर से हंस रहे थे।
तो क्या हुआ अगर वह ज़ियांटियन तीसरी परत पर था? इस बार अयान सेन एक भयंकर अजगर की तरह आगे बढ़ा। उसने बंदूक की बॉडी को मजबूत मौसम के चारों ओर लपेटा और बंदूक की बॉडी भी थोड़ा कांपने लगी। मौसम लगातार बढ़ता रहा। 4000 किलोग्राम की ताकत, बुनियादी ताकत भयानक बिजली नस विशेषता से 3 गुना हो गई थी। धमाका! अग्रवाल वंश विशेषज्ञ की तलवार भी अयान सेन ने तोड़ दी थी। टूटी हुई तलवार का टुकड़ा तो आसमान में तैर गया, लेकिन अग्रवाल परिवार के पूरे शरीर की हड्डियां टूट गईं और वे मंच के नीचे बेहोश हो गए। क्या कोई ऐसा नहीं है जो लड़ सके? अयान सेन ने अपनी बंदूक निकाली और सीधे खड़े होकर गर्व से पूरे मैदान पर अपनी नज़र घुमाए। पूरा मैदान पूरी तरह शांत था। इसके बाद की लड़ाइयाँ और भी भयंकर होती गई। चुनौती देने वाले खिलाड़ी और अधिक शक्तिशाली होते गए, लेकिन अयान सेन ने अकल्पनीय ताकत से पूरे क्षेत्र को कुचल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर चुनाव अकेले अयान सेन के लिए मंच बन गया हो। एक व्यक्ति को धक्का देकर गिराने के बाद उसने एक कटोरा शराब पी लिया। कमज़ोर, कमज़ोर, बहुत दुर्बल, देखने में असमर्थ। वहां मौजूद हर कोई अयान सेन की आवाज से भर गया। उन कमजोर शब्दों के कारण 3 महान कुलों के चेहरे पर कलंक लग गया। 3 महान कुलों ने अपने पूरे प्रयास से जिन युवा गुरुओं को तैयार किया था, वे वास्तव में अयान सेन के इस बेसहारा शिष्य के सामने बहुत कमजोर थे। इस समय तीनों स्वामियों के चेहरे राख जैसे हो गए थे, इतने कुरूप मानो उन्होंने कोई मरा हुआ चूहा खा लिया हो। दूसरी ओर अयान सेन का साहस बढ़ता गया। उन्होंने 1 मिनट भी आराम नहीं किया और लगातार 36 शक्तिशाली शत्रुओं को पराजित किया। अंत में केवल दिनेश दुबे, ईशान दीवान और एलान अग्रवाल ही बचे। तीनों ने एक दूसरे को देखा तो पाया कि दिनेश दुबे का चेहरा बेहद भद्दा था। उसने गहरी आवाज में कहा, ऐसा लगता है कि हम तीनों ही उसे सजा दे सकते हैं। ईशान दीवान ने अपनी कलाई रगड़ते हुए कहा, उसे आकाश और पृथ्वी देखने दो, अन्यथा उसके लिए इतना अहंकारी बने रहना कष्टकारी होगा। एलन अग्रवाल जोर से हंसे, मैंने सोचा था कि यह शहर का चुनाव बहुत उबाऊ होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सेन कबीले का कोई व्यक्ति हमें अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को फैलाने की अनुमति देगा। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन यह अच्छी बात है। हम तीनों को अब अपनी ताकत छिपाने की जरूरत नहीं है। अयान सेन ने शराब का जार गले से लगाया और कुछ घूंट शराब अपने मुंह में डाल ली। फिर उसने जार को मैदान में पटक दिया और जोर से हंसा, तुमने मेरे सेन कबीले को परेशान कर दिया। आज मैं घूमकर तुम सभी को अकेले ही धमकाऊंगा। क्या 3 नायक, क्या 3 महान विशेषज्ञ, चलो एक साथ चलते हैं। लाल अग्नि तलवार। क्या क्या वह बच्चा पागल है? वह 3 बार लड़ना चाहता है? हाँ, मैंने वास्तव में इसे खरीदा है। पिछली बार जब वह मरा था तो मैंने उसे खरीदा था। इस बार उसने बड़ा मुनाफा कमाया। दर्शक उबल पड़े। अयान सेन ने एक एक करके तीनों से लड़ने का प्रस्ताव रखा। यह ऐसी स्थिति थी जो पिछले वर्ष के टाउन इलेक्शन एरिना टूर्नामेंट में कभी नहीं हुई थी। किसी ने पूछा, लेकिन दर्शकों में से किसी ने चिल्लाकर कहा, 1 बनाम 3, क्या ये खेल के नियमों के अनुरूप है? कुछ देर सोचने के बाद रेफरी ने सिर हिलाया और कहा, चूंकि अयान सेन ही चुनौती स्वीकार करने वाले हैं, इसलिए जब तक अयान सेन तैयार हैं, यह नियमों के विरुद्ध नहीं होगा। इसे नियमों में एक खामी माना जा सकता है। किसी ने नहीं सोचा था कि चुनौती देने वाला व्यक्ति अकेले ही सबके खिलाफ लड़ने को तैयार हो जाएगा। इसलिए ऐसी स्थिति के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं था। चूंकि इसमें कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं था, इसलिए यह नियमों का उल्लंघन नहीं था। दिनेश दुबे, ईशान दीवान और एलन अग्रवाल ने एक दूसरे को देखा। उनके हाव भाव बेहद बदसूरत थे। तुम बहुत घमंडी हो। दिनेश दुबे का चेहरा उदास था क्योंकि वह अखाड़े में कूदने में सबसे आगे थे। ऐसा प्रतीत होता था कि तीनों महान गुरुओं का अपना अपना गौरव था और उनके लिए 1 बनाम 3 को स्वीकार करना असंभव था। जैसे ही दिनेश दुबे ने ये बात कही, उन्होंने अपनी निम्न श्रेणी की भंडारण अंगूठी से मोटे काले कवच का एक सेट निकाला और धीरे धीरे उसे पहनना शुरू कर दिया। यही है, ईशान दीवान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ब्लैक कुई बैटल आर्मर, उच्च श्रेणी का स्पिरिट ग्रेड सुरक्षात्मक उपकरण। दर्शकों ने शोर मचा दिया। रक्षकों को भी हथियार माना जाता था तथा उनका स्तर भी समान था। सबसे निचला ग्रेड नश्वर ग्रेड था और फिर आत्मा ग्रेड था। स्पिरिट ग्रेड के सभी हथियारों और सुरक्षात्मक उपकरणों में पहले मौसम को बढ़ाने की क्षमता थी। एलन अग्रवाल ने चुपचाप सिर हिलाया। लगता है दिनेश दुबे ने घर की मालकिन का सारा खजाना निकाल लिया। अयान सेन को उम्मीद नहीं थी कि दिनेश दुबे इतने शक्तिशाली रक्षात्मक कवच का इस्तेमाल करेंगे। उसने मन ही मन अपने मन में गणना की कि उच्च श्रेणी के स्पिरिट ग्रेड सुरक्षात्मक उपकरण कम से कम 3500 जिनकी आक्रमण शक्ति का प्रतिरोध कर सकते हैं। जहां तक आत्मा कवच का प्रश्न है, इसे पहले मौसम द्वारा बढ़ाया जा सकता है। दिनेश दुबे के अपने पहले मौसम के बाद ब्लैक कुई कवच में वृद्धि हुई। वह अधिकतम 4200 जिनकी आक्रमण शक्ति का सामना करने में सक्षम हो गया। ये तो कवच की रक्षात्मक शक्ति मात्र थी।
ये भयानक रक्षात्मक शक्ति एक जियांटियन क्षेत्र के मार्शल कलाकार के लिए बस एक दुस्वप्न थी, यहाँ तक कि एक जियांटियन 9वीं परत मार्शल कलाकार की ताकत केवल 2900 जिन होगी। इससे पहले मैं दुश्मन को हराने के लिए हमेशा एक ही चाल चलता था। मैंने पहले तो मौसम पर अपना 1/3 समय बर्बाद कर दिया और शेष 2/3 समय का सही उपयोग करना आवश्यक था। अयान सेन की अभिव्यक्ति गंभीर थी। उनकी लाइटनिंग मेरिडियन प्रतिभा ने उन्हें अपनी शक्ति से अधिकतम 3 गुना या 6300 जिन तक विस्फोट करने की अनुमति दी। हालांकि ये विस्फोट पिछले मौसम के लिए बेहद भयावह था। प्रारंभिक मौसम का 2/3 हिस्सा बमुश्किल 3 बार विस्फोट करने के लिए पर्याप्त था। 3 बार ऐसा करने के बाद वह तुरंत कमजोर हो जाता। ये भी एक कारण था कि अयान सेन एक साथ 3 दुश्मनों से लड़ना चाहता था। वह एक साथ 3 दुश्मनों से निपटने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली विस्फोट काल का उपयोग करना चाहता था। अब यह असंभव लगता है। दिनेश दुबे पहले से ही युद्धक कवच पहने हुए थे। रेफरी द्वारा मैच शुरू होने की घोषणा करने के बाद वह अयान सेन की ओर दौड़े। ये ब्लैक कुई युद्ध कवच बहुत मोटा था। इसने दिनेश दुबे की लचीलेपन की गति को धीमा कर दिया। अयान सेन ने पहले अपनी दुगुनी ताकत से हमला किया और 4200 जिन की ताकत से उसने दिनेश दुबे के सीने में गोली मार दी। पेन के जोरदार धमाके से दिनेश दुबे पीछे की ओर उड़कर मैदान के किनारे पर जा गिरे। पूरा मैदान हौंफ रहा था। वास्तव में आपके पास इतनी शक्तिशाली ताकत है? दिनेश दुबे अविश्वास से खड़े हो गए। 4200 जिन आक्रमण शक्ति ब्लैक कुई बैटल आर्मर की रक्षा का महत्वपूर्ण बिंदु थी, इसलिए दिनेश दुबे को कोई नुकसान नहीं हुआ। अयान सेन ने अपनी भौहें सिकुड़ी और अपने हाथ में बंदूक की ओर देखा। उसने मन ही मन सोचा, वास्तव में भाले की नोक पर पहले से ही कई दरारें आ चुकी थीं और एक जोरदार धमाके के साथ भाले की पूरी नोक टुकड़ों में बिखरकर जमीन पर गिर गई। हा, दिनेश दुबे जोर से हंसे। तुम्हारा फटा हुआ नश्वर भाला भी मेरे उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक सुरक्षा कवच से लड़ना चाहता है? अयान सेन का मॉडल ग्रेड भाला इतने शक्तिशाली हमले का सामना करने में असमर्थ था और फिर भी टूट गया। यह मेरी बारी है। दिनेश दुबे अचानक उछल पड़े। ब्लैक कुई बैटल आर्मर की भयावह सतह मौसम के सामने चीख उठी। उसका पूरा शरीर आसमान से गिरते एक विशालकाय पत्थर की तरह था, जो अयान सेन की ओर जोर से टूटकर गिर रहा था। अयान सेन ने तुरंत ही अपने पैरों पर मौसम का प्रभाव डाला और चकमा दे दिया, जबकि दिनेश दुबे ने उस अखाड़े में जोरदार टक्कर मारी जहां कुछ देर पहले अयान सेन थे। जोरदार धमाका हुआ और दिनेश दुबे ने पूरे अखाड़े को तहस नहस कर दिया। बहुत डरावना, दर्शकों ने कहा। वह क्षेत्र पृथ्वी के क्रिस्टल पत्थरों से बना था। ये वास्तव में दिनेश दुबे के हमले से फटने में सक्षम था। दिनेश दुबे और भी अधिक अहंकारी हो गए और अयान सेन की ओर बढ़ते हुए दहाड़ते हुए बोले, तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है, तुम मेरा विरोध कैसे कर सकते हो? अयान सेन ने बाहें सिकोड़ी, लेकिन उनकी आंखों में एक मोहन घृणा चमक उठी। बिना हथियारों के क्या आप अपंग नहीं हो सकते? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते, अयान सेन की आवाज तेजी से कांपने लगी। एक बड़ा आग बनाने के बाद उन्होंने न केवल दिनेश दुबे के हमले को चकमा दिया, बल्कि दिनेश दुबे के पीछे भी पहुंच गए। अगले ही पल अयान सेन के हाथ दिनेश दुबे के कवच में घुस गए। इसके बाद मौसम खराब हो गया और उसके हाथ वास्तव में दिनेश दुबे के कंधों से अलग हो गए। आप क्या? दिनेश दुबे हैरान रह गए। झंकार! अयान सेन ने 2 मोटे शोल्डर पैड मैदान में फेंके। उसने अपनी कलाइयों को मोड़ा और शरीर को हिलाया, अगले हमले के लिए तैयार। यद्यपि कवच अत्यंत रक्षात्मक है, फिर भी आपके दिनेश दुबे की गति मेरी अयान सेन जितनी तेज नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपके कवच को हटाने के लिए इस लाभ पर भरोसा नहीं कर सकता? दिनेश दुबे की आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि अयान सेन अपने नंगे हाथों से इतनी ताकत दिखा सकते हैं। किसी को यह जानना था कि ब्लैक कुई युद्ध कवच का पालन था। यह उनके अपने बचाव के समान ही था। दूसरे शब्दों में, जब तक अयान सेन 4200 जिन से अधिक शक्ति का उपयोग नहीं करता, वह ब्लैक कुई युद्ध कवच को हटाने में सक्षम नहीं होगा। घबराए हुए दिनेश दुबे के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। उन्होंने अयान सेन पर तीव्र आक्रमण किया। उसके पैरों के नीचे का मौसम भड़क गया, जिससे उसका पूरा शरीर बाहर की ओर उछल पड़ा। उसकी शक्ति और गति अभूतपूर्व रूप से बढ़ गई थी। अयान सेन ने एक बार फिर तेज गति से दिनेश दुबे का चक्कर लगाया। उसका शरीर लचीला चीता जैसा था और वह अचानक दिनेश दुबे की पीठ पर चढ़ गया। वहीं अयान सेन के हाथ दिनेश दुबे की पीठ पर लगे कवच को उठा चुके थे। इस क्षण अचानक अखाड़े के नीचे से एक तेज प्रथम दिन का आकाश चमक उठा। मौसम ऐसा था जैसे तलवार की तरह अयान सेन के सिर की ओर बढ़ रही हो। इस अचानक परिवर्तन से किसी के लिए भी बचना असंभव था, लेकिन अयान सेन की धारणा अतुलनीय रूप से संवेदनशील थी। पलक झपकते ही अयान सेन ने दिनेश दुबे को फाड़ने का प्रयास छोड़ दिया और उसके शरीर को पीछे की ओर झटका। तलवार की क्यूई अखाड़े के करीब उड़ी और एक जोरदार आवाज के साथ अखाड़े का एक कोना कट गया।
कट बिल्कुल दर्पण की तरह चिकना था। मैदान की ओर देखने पर पता चला कि वहां पहले से ही एक और व्यक्ति मौजूद था। ये ईशान दीवान था। आप सचमुच अब और इंतजार नहीं कर सकते। अयान सेन ने व्यंग्यात्मक लहजे में ईशान दीवान के हाथ में तलवार की ओर देखा। ईशान दीवान के हाथ में तलवार अब वह हथियार नहीं थी जो उसने पहले इस्तेमाल किया था, बल्कि अस्थायी रूप से उसकी जगह ले ली गई थी। तलवार का पूरा शरीर हल्का लाल था, और पिछले मौसम के प्रभाव के बिना भी उसमें हल्का तापमान था। ईशान दीवान ने तलवार को तलवार के फूल में खींच लिया और कहा, स्कारलेट फायर तलवार, एक उच्च श्रेणी का आत्मा हथियार। हर कोई हंगामा मचा रहा था। एक और उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार।